नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। खबरों का रुख करते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने पर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी नाराजगी जता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता दल बीजेपी समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैरसैंण में सत्र कराने को बोल रही है, जबकि सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने स्वीकार किया था कि फरवरी महीने में गैरसैंण काफी ठंडा रहता है और वहां पर्याप्त व्यवस्थाएं अभी नहीं है। ग्रीष्मकाल में गैरसैंण में सत्र अवश्य कराया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में तहसीलदार हिमांशु जोशी ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं और कर्मचारियों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए शपथ दिलाकर जागरूक किया है। इस दौरान एक बैठक का आयोजन कर चुनाव से संबंधित क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। तहसीलदार ने जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों और मतदाताओं को शपथ दिलाकर सभी को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत व्यक्तिगत रूप से और प्रशासनिक रूप से भी जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों भी सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला का भी आयोजन किया गया था। लगातार चुनाव में सभी को व्यक्तिगत रूप से और प्रशासनिक दृष्टि से जागरूक रखने के लिए इस प्रकार का अभियान हम अक्सर ही चलाते रहते हैं। पिछले दिनों चुनाव पाठशाला का क्रम चुनावी पाठशालाएँ चलाई थी हमने सभी बूथों पे। उसी क्रम में आज हमने मतदाताओं को हमारे जो कर्मचारी क्योंकि वोटर भी हैं तो उनको शपथ दिलाई है कि मतदान अवश्य करें। और हमने मीटिंग भी की कि इस संबंध में जो भी समस्याएँ हैं क्षेत्रीय उसको भी जानने का प्रयास किया और ऐसे कार्य। टिहरी पुलिस और सीआईयू टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए टार्जन गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 चोरी के सामान भी बरामद किए हैं। दोनों शातिर चोर सगे भाई है। वहीं कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा एसएसपी नवनीत सिंह ने किया और बताया कि आरोपियों की पहचान विनोद और राकेश के रूप में हुई है, जबकि उनके फरार भाई का नाम विशाल है। तीनों आरोपियों ने मिलकर टिहरी ही नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग में भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों के खिलाफ 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। दोनों आरोपियों ने घनसाली और चंबा थाना क्षेत्र में भी चोरी की 2 वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों के कब्जे से शौर्य चक्र, रक्षा मेडल समेत कई चोरी का सामान बरामद किया है। इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष घनसाली संजीव थपलियाल, सीआईयू प्रभारी ओमकांत भूषण समेत अन्य सिपाही शामिल रहे। हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही है, जिसमें कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे ने दावेदारी ठोकी है, तो वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं हीरा सिंह बिष्ट, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने आज मीडिया को बयान भी दिया। ऐसे में पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों ही बड़े चेहरे हैं। वहीं हीरा सिंह बिष्ट पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सीट तो एक ही होती है और दावेदार हमेशा कई होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो उसमें बहुत दावेदार भी होंगे। ये हमेशा होता आया है। स्क्रीनिंग कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि जो उपयुक्त कैंडिडेट होगा, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा और जिसकी पार्टी के प्रति निष्ठा होगी, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस के लिए काम किया होगा, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाने वाला जो कैंडिडेट होगा, उसके नाम पे निश्चित।
नगर निगम देहरादून ने जो वार्ड बनाए हैं उन पर कमर्शियल रेजिडेंट का टैक्स लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर सहायक नगर आयुक्त विजय पी.एस. चौहान ने कहा कि जो 10 साल पुरानी रेजिडेंट प्रॉपर्टी है उन पर छूट दी गई है और उनको टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उन पर टैक्स लगाया जाएगा, जिसके लिए टैक्स कलेक्टर नियमित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई छूट गया हो तो उस पर भी इसके अंतर्गत लाकर कार्रवाई की जाएगी। 10 वर्ष की छूट थी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए थी, और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उस पर टैक्स लगाया जाना है। और हमारे यहाँ से हमारे टैक्स इंस्पेक्टर्स जो हैं नियमित रूप से इसको जो है प्रभावी रूप से कलेक्शन कर रहे हैं, और जो लोग छूट गए हैं उनको भी हम अपने इस अम्ब्रेला के अंदर लाने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसके बावजूद 5 में से एकमात्र हरिद्वार सीट ऐसी है जो हॉट सीट बनती जा रही है। सत्ता से लेकर विपक्ष का तमाम नेता इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की रेस में अब एक और नाम जुड़ गया है। अब इच्छा तो हरिद्वार से लड़ने की है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। वो क्या निर्णय करती है उसको हम लोग माने, निश्चित रूप से माने। मैं टेरी से भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन हरिद्वार के लोगों का दबाव बहुत अधिक है। सारे ट्रेड यूनियन वहाँ पर है, कल कारखाना में काम करे, सब कह रहे आप चुनाव लड़िए। तो उनकी बात को देख कर अब हाईकमान को वो करेंगे। अभी तक तो सुन, लेकिन अब बहुत दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, रोज रोज आ रहा है। सबकी भावना यही है। तो उसको जो पार्टी निर्णय करे तो उस तरह से हम लोग काम करें और पार्टी को जिताने का काम करें। पार्टी हमारे लिए प्रायोरिटी है, इसलिए हम यूथ कांग्रेस में, ट्रेड यूनियन साथियों में, इकरार भाई, इतने नौजवान साथी आए, ये सब पार्टी के लिए योद्धा की तरह। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से देश भर में लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से जो आह्वान रहा है कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के, जिस पार्टी ने, जिस नेतृत्व ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का काम किया, देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को 370 के बहुमत के साथ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि देंगे और 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 में सीटें हासिल करेगी और जो एनडीए गठबंधन है वो 400 की संख्या के साथ देश में एक नई सरकार बनाने का जनमत प्राप्त करेगा। आगामी जो 100 दिन है उन 100 दिनों में बीते इसमें सोशल मीडिया पर देहरादून की कांजी हाउस में मृत व बीमार पशु का वीडियो वायरल होने पर पशुपालन विभाग और नगर निगम लगातार उसके रख रखाव के लिए सख्त कदम उठा रहा है। इस बात को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़े ने कहा कि सरकार अब प्रति जानवर के लिए 80 रुपए प्रतिदिन उनके भरण पोषण के लिए दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग ने अब दोबारा नगर निगम को कांजी हाउस का जिम्मा दे दिया है और वो चाहे तो पूर्व के एनजीओ को छोड़कर किसी अन्य एनजीओ को कांजी हाउस को जिम्मेदारी दे सकती है। कांजी हाउस का जो काम है पहले नगर पालिका ही देखती थी, बीच में सरकार का ये हुआ कि किसी एनजीओ को उसको दे दें, एनजीओ उसके रख रखाव करेगा, तो उसको एनजीओ को दिया गया था। तो बीच में जब शिकायत हुई तो हम लोगों ने उसकी जांच की, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम भी गई थी, तो उन्होंने पाया कि उसका रख रखाव वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो दोबारा से हमारा रिकमेंडेशन ये था कि फिर से नगर निगम इसको देखे ताकि जो गाय है उनका रख रखाव ठीक हो सके, उनका भरण पोषण ठीक हो सके, क्योंकि अब सरकार इसमें 80 रुपया प्रति जानवर प्रतिदिन के हिसाब से भरण पोषण का दे रही है, तो इसमें उसका रख रखाव ठीक होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने फिर से नगर पालिका को दे दिया है
और नगर पालिका यदि चाहती है तो उसको दोबारा से किसी और दूसरी संस्था को दे सकते हैं उस एनजीओ को छोड़कर। हाल ही में राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने देहरादून जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर नागरिक से आगे आने का आह्वान किया जा रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के जिला अधिकारी सोनिका ने बताया कि मतदाता स्वयं वोट दें और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। उसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की जा रही है कि वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक आएं और 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले मतदाताओं व दिव्यांगजनों को भी जागरूक किया जा रहा है। अभी स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का एक रोस्टर आया हुआ है जिसके क्रम में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्वीप में करते हैं। आज हमारे द्वारा शपथ ली गई है और सब्सिक्वेंटली अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी जगह पे हो रही है और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर हैं। पौड़ी जिले के नायर घाटी सतपुली के दंगलेश्वर महादेव मंदिर में इन दिनों शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र से स्थानीय ग्रामीण ही नहीं बड़ी संख्या में प्रवासी भी पहुंच रहे हैं। नायर घाटी के सुप्रसिद्ध व्यवसायी और समाज सेवी ठाकुर सुंदर सिंह चौहान ने क्षेत्र की समृद्धि और सुख शांति की कामना को लेकर करवाए जा रहे शिव महापुराण में स्वामी सुधर्म चैतन्य कथा वाचन कर रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव के इस मंदिर में आकर जहां पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रहे हैं, वही मूल पाठी पंडित सुमन सेमवाल, कुल पुरोहित पंडित भारत भूषण चमोली, उपाचार्य पंडित नमन शास्त्री के साथ वेद पाठ पर पंडित गणेश बलूनी, पंडित सरितानंद, पंडित मुकेश, पंडित शंभु प्रसाद बिजलवान, पंडित विकास पोखरियाल आयोजन में भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही कथा पंडाल में पंडित कृष्णकांत के संगीत और पंडित शिवम बलूनी के तबलों की थाप माहौल को आस्थामय बनाए हुए हैं। जो महापुरुष होता है वो महापुरुष सब में एक भाव दिखता है और एक भाव होने से वो पुरुषार्थ भी करता है और निष्काम भाव कार्य भी करता है। तो ऐसा निष्काम भाव कार्य ये अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे शिव पुराण हुआ या उन्होंने लड़कियों की शादी कराना हुआ या वृद्धों की सेवा कराना हुआ, ये उनके से कार्य हो रहे हैं। जिसमें भोलेनाथ की कृपा है, जिससे हमको हर सबको जाना है से हर मुसीबतों से कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसी तरह से हम ही कहते हैं कि वो सबके साथ मैत्री रखना चाहते हैं। उनको पसंद नहीं कि कोई मेरा शत्रु हो। हर आदमी शत्रु को भी मित्र में बदलना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे सब करने वाले। और आज वो उम्र के इस पड़ाव पे हैं जहाँ पे उन्हें इस बात का महसूस हुआ कि मैं जहाँ से बड़ा हूँ और जहाँ मैं आज खड़ा हूँ तो भोलेनाथ की कृपा मेरे पर है। और सुंदर भव्य आयोजन यहाँ पर उन्होंने जो शिव पुराण कथा का किया है। राजधानी देहरादून को पोल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए प्रदेश सरकार संवेदनशील नजर आ रही है। इसके लिए सरकार ने पीएम ई बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ाने की कवायद में जुटी है। सरकार की ओर से सबसे पहले राजधानी देहरादून को पोल्यूशन फ्री सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत दून में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सचिवालय और विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ई बस सेवा की शुरुआत की है। ये बस सेवा केदारपुरम से विधानसभा होते हुए सचिवालय तक संचालित की जा रही है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा सीएम को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। के लोगों के बीच में आए, ऐसा लगा जैसे अपने घर में आए हैं। बड़ा प्यार दिया और हमने भी आज के जो हालात हैं, जो उनके अपने हालात हैं, उनकी जो आजीविका से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं, वहाँ से ले करके भारत के संविधान और दूसरे देश और दुनिया की बातें उनसे शेयर की। और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने बड़ी रुचि लेकर के हमारी बात को सुना और हमको आश्वस्त किया कि वो हमारे साथ है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर, जहां पर एसओजी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैंने जो हो गया था, जो आपने पूछा कि सरकारी कर्मचारी है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे जो लाइब्रेरियन है या जो पटवारी है, सब इंस्पेक्टर है, इनका हमें पूरा संदेह है क्या तरीके से नहीं हुआ है।
इस्तेमाल किया होगा अपनी भर्ती में, उसकी हम जाँच करें। जैसे कि वारंट वगैरह इशू हुआ तो प्रेजेंट पुलिस हर्षवर्धन हुई, हर्षवर्धन के खिलाफ वारंट हमने जारी कराए थे। फिर होगा नेपाल बॉर्डर की नेपाल से तो हम पकड़ नहीं सकते, बॉर्डर से ही पकड़ सकते हैं। तो इन्होंने कोई और एग्जाम में भी कोई डमी कैंडिडेट बेटा निकाल सके। बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास पहले से हैं, बहुत सारी सूचनाएं इनके तरफ से हैं, उसको हम लोग सत्यापित करके आगे की जानकारी आपको देंगे। तो चारों नेपाल दो हर्षवर्धन मीना और राजेंद्र यादव जो सब इंस्पेक्टर में चयनित है, 30-31 साल का नौजवान है, ये नेपाल से पकड़े गए हैं। जो लाइब्रेरियन है वहाँ से गंगानगर जिले से आए हैं, और जो टीचर है इनको स्कूल से आए हैं। इस मामले में सर कोई कोई मुख्य अभियुक्त या सहयुक्त वांटेड? अब बहुत सारी चीजें मीडिया में खुलासा करने से हमारा काम दूर हो जाएगा, हमें आपको बताना भी है और अपने प्रश्न के हिसाब से छुपाना भी है। इस मुकदमे में अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी? वो प्रेस नोट में दी हुई है, 24 हो चुकी है। इसमें राजकर्मी कितनी होंगी 24 में? तो सारी सूचना जिसको अगर कोई सप्लीमेंट्री क्वेरी है पूछने सब बता दें, जिसको जो डिटेल चाहिए, जो सप्लीमेंट्री क्वेरी करनी पूछिए, अलग से आप मैसेज कर देना। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। ठीक इतना जिम्मेवारी के साथ कर सकते हैं। हर्षवर्धन राजस्थान में पेपर लीक करने में टॉप 3-4 लोगों में शामिल है। मैंने आपको एक बड़ी बात और बताई, हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, एक करके सारी जानकारी जैसे जैसे हम लाइव करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। इसके लिए नाम करें सर, जिसको विजुअल करना आरोपी करो और कुछ भी जानकारी चाहिए कृपया करके हमें से किसी से भी आप संपर्क वहीं दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदाधिकारी, सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में इस बार 370 पार को लेकर चर्चा की गई। पार्टी को यहाँ आकर, उनकी जो केंद्रीय लीडरशिप है उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि 7 सालों की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार के बाद उत्तराखंड का हश्र क्या हुआ है। उत्तराखंड का बेरोजगार आज दर दर भटक रहा है। महिला अपराध में प्रदेश 9 हिमालयी राज्यों में नंबर 1 की पोजीशन पर है। किसानों की ये दुर्दशा है कि उनको मुआवजा मिलना तो दूर की बात, ना उनके बीज बदले जा रहे हैं, ना समर्थन मूल्य मिल पा रहा है। वहीं मजदूरों के लिए और व्यापारियों के लिए कुछ नहीं। कर्मचारी सड़क पर है, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं सड़क पर हैं, ओपनल कर्मचारी सड़क पर। चलिए आपको फिर से ले चलते हैं जयपुर, जहां पर एसओजी वीके सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सेंटर में गाड़ी
ये लाइव करते तो कटवा देना अगर काट सके तो। अच्छा हमारी स्पीड नहीं आ रही अंदर, तो जो स्पीड आ रही है बोल दिया ना। ये आ गया आप ऊपर तो ये एक ये से करिए तो ये छोड़ा था ये हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कर रहे हैं, जिसमें घटना के दौरान मौजूद पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी और यह जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को नोटिस भेज दिए गए हैं और इस सप्ताह में उन सभी अधिकारियों से अलग अलग दिन पूछताछ होगी। देखिए, जो 8 फरवरी की घटना है बनभूलपुरा थाने के अंदर, इस संबंध में मैंने अभी जो संबंधित अधिकारी हैं इन सबको नोटिस दिए हैं और अगले हफ्ते के अलग अलग दिनों में मैंने समय दिया है कि वो अपना पक्ष इसमें रख सकें, कोई साक्ष्य देने हो वो दे सकें। और पब्लिक के लिए तो पहले से ही अवसर दिया हुआ है, तो पब्लिक में से तो खैर अभी तक कोई नहीं मेरे सामने आए हैं। 2 लोग आए हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे घटना के संबंध में उनके साक्ष्य न होके कुछ प्राइवेट झगड़ों के मामले थे, और बाकी जो अपने साक्ष्य देना चाहते हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूं। और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाने की स्वीकृति दे दी है। सीएम धामी की तरफ से कम्युनिटी हॉल बनाने का जीओ भी जारी किया गया है। किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड ने बताया कि उन्होंने किच्छा विधानसभा से संबंधित 10 प्रमुख मांगों को लेकर सीएम धामी को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें प्रथम मांग किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की घोषणा कर किच्छा की जनता को बड़ी सौगात दी है। कांग्रेस विधायक बेहड ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित कम्युनिटी हॉल की तर्ज पर जल्द ही किच्छा में भी कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को वैवाहिक कार्यक्रम तथा सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आसानी से जगह उपलब्ध होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार।